हेलो बच्चों, वेलकम टू स्कॉलर्स स्टडी अड्डा। आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो सिर्फ एक बायोलॉजी का चैप्टर ही नहीं, इनफैक्ट हमारी बॉडी की एक स्टोरी है। सोचिए कैसे। जब आप लोग एग्जाम देने जाते हैं तो सडनली आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती है, या फिर किसी गर्म ऑब्जेक्ट पर आपका हाथ लग जाता है, या फिर पिन चुभ जाती है, तब भी हम सडनली अपने हाथ को पीछे कर लेते हैं। ये सोचने वाली चीज़ है, हमारी बॉडी सडनली कैसे रिएक्ट करती है। कौन उसको बता रहा है कि इस तरीके से रिएक्ट करना है, कौन सी चीज किस तरीके से हमारी बॉडी में वर्क करती है। यही चैप्टर में हम पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमें हमारी बॉडी के बारे में बताएगा, हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है। चैप्टर कंट्रोल, कंट्रोल का मीन्स है हाउ बॉडी कंट्रोल्स इटसेल्फ। अब बॉडी अपने आप को कैसे कंट्रोल कर रही है। कोऑर्डिनेशन का मतलब है बॉडी में सारी चीजें, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, ये सब एक साथ मिलकर कैसे एक्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में हम ये सब डिकोड करेंगे। अब हम देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हम हर एक क्वेश्चन को सिंप्लीफाइड तरीके से इजीली डिकोड करेंगे, जिससे आप लोगों को सब चीजें समझ आए और हम लोग यहीं से इस चैप्टर को याद करके जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है डिफाइन रिफ्लेक्स एक्शन विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट, शो द पाथ ऑफ अ रिफ्लेक्स एक्शन ऑफ सच एज स्नीजिंग। स्नीजिंग का हमें फ्लो चार्ट बताना है और रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में हमें बताना है। सबसे पहले रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। एक ऐसा एक्शन जो बिना सोचे बिना समझे हमारी बॉडी में एक्ट करता है। हम सोचते भी नहीं है और वो चीज हो जाती है। जैसे अभी मैंने पूछा था, अगर हमारा हाथ किसी गर्म ऑब्जेक्ट पर लग जाए, या फिर कोई पिन चुभ जाए, या फिर हमें कोई डेंजर ऐसी स्टिमुलाई फील हो जो हमें डेंजर फील कराती है, तो हमारी जो रिएक्शंस होती हैं वो बहुत फास्ट होती हैं, बिना सोचे होती हैं, सडन एक्शंस होते हैं, जिससे हमारी बॉडी प्रोटेक्ट हो सके। तो ऐसे ही एक्शन को हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, जिसमें हमारी बॉडी ज़्यादा सोचती नहीं है, सडन एक्शंस होते हैं। ऐसे एक्शंस को हम लोग रिफ्लेक्स एक्शंस कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन इज अ, अच्छा की पॉइंट है ये वर्ड्स, कुछ इसमें की पॉइंट है, अगर आप ये लिख कर आएंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। जैसे क्विक, कैसा एक्शन है रिफ्लेक्स एक्शन, क्विक है, जल्दी होने वाला, बिना सोचे समझे होने वाला एक्शन हमारी बॉडी में रिफ्लेक्स एक्शन है। ऑटोमेटिक, अपने आप से होता है, किसी की जरूरत नहीं है। इनवॉलेंट्री, कंट्रोलेबल नहीं है, कोई इसको कंट्रोल नहीं कर रहा है। प्लस प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। तो चार वर्ड है, प्रोटेक्शन, क्विक, ऑटोमेटिक और इनवॉलेंट्री। अगर आप ये चार कीवर्ड्स याद रखते हैं तो अपने आप से आप रिफ्लेक्स एक्शन की डेफिनेशन लिख सकते हैं। रेस्पॉन्स टू द स्टिमुलस, स्टिमुलस क्या होता है। स्टिमुलस कोई भी बाहर से आने वाला एक रेस्पॉन्स, उसको हम स्टिमुलाई कहते हैं। विदाउट कॉन्शियस कंट्रोल, कॉन्शियस कंट्रोल के बिना, मतलब रिफ्लेक्स एक्शन जब भी होता है उसमें कॉन्शियस कंट्रोल इन्वॉल्व नहीं होता, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे एग्जाम्पल है स्नीजिंग, ब्लिंकिंग, विड्रॉइंग हैंड फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट क्या पूछा है उसने, फ्लो चार्ट की हेल्प से हमें रिफ्लेक्स एक्शन बताना है स्नीजिंग का। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है रिफ्लेक्स एक्शन में, ये जो पाथवे गिवन है, लाइक स्टिमुलस, रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन, रिफ्लेक्स सेंटर, मोटर न्यूरॉन, इफेक्टर, ये पूरा का पूरा पाथवे आप लोगों को ऐसे ही याद करना है। कोई भी एग्जाम्पल पूछा जाए मैटर ही नहीं करता क्या एग्जाम्पल पूछा जा रहा है। आज अगर उसने आज स्नीजिंग पूछा है तो कल को वो कोई और क्वेश्चन पूछ सकता है, लाइक विड्रॉइंग हैंड पूछ सकता है, ब्लिंकिंग ऑफ आई पूछ सकता है। कोई भी एग्जाम्पल पूछे, सबसे पहले हमें ये पाथवे लिखना है, फिर एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हम उसमें कुछ पॉइंट्स ऐड करेंगे। जैसे अगर हम स्नीजिंग का एग्जाम्पल देखें, स्टिमुलाई, स्टिमुलाई में क्या होता है, डस्ट एंटर नोज। अगर ये ब्लिंकिंग का क्वेश्चन होता, ब्लिंकिंग आंखों का झपकना, तो हम लोग स्टिमुलाई क्या लेते, लाइट। लाइट की वजह से हमारी आंखें बंद हो जाती हैं, जब हम ज्यादा लाइट में जाते हैं तो आंखें क्या हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं, इसी को हम स्टिमुलाई कहते हैं। ओके, अगर ये होता विड्रॉइंग हैंड फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट्स, तो यहाँ पर स्टिमुलाई क्या होता, हॉट ऑब्जेक्ट होता। क्लियर, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है, कोई भी एग्जाम्पल पूछे हम रिफ्लेक्स एक्शन को ऐसे ही डिफाइन करेंगे। क्लियर, स्टिमुलाई के बाद रिसेप्टर, रिसेप्टर क्या होती है, कोई भी मसल जो उस पर एक्ट करने वाला है। जैसे नर्व एंडिंग से नसल लाइनिंग,
यहाँ पर ब्लिंकिंग होता तो रिसेप्टर क्या होगा, यहाँ पर होगा रेटिना, आई की कोई भी मसल। अगर ये होता विड्रॉइंग हैंड फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा हैंड्स की मसल। ओके, तो इसी तरीके से हमें एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग इसमें सिर्फ कुछ पॉइंट्स को चेंज करना है, बाकी ये सेम रहेगा। स्टिमुलस, रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन, रिफ्लेक्स सेंटर। ये कहाँ प्रेजेंट होता है रिफ्लेक्स सेंटर, स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड, मेड्यूला, ब्रेनस्टेम, मोटर न्यूरॉन, इफेक्टर और इफेक्टर, चेस्ट एंड थ्रोट रेस्पॉन्स, स्नीजिंग अकर्स, मसल्स। क्लियर हुआ ये? ओके, आई होप अब आप कोई भी एग्जाम्पल आए तो उसको लिख लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क का क्या मतलब है? अभी हम रिफ्लेक्स एक्शन देख कर आए हैं। रिफ्लेक्स एक्शन जिस पाथवे से होकर जाता है उसी पाथवे को रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा था एक फ्लो चार्ट, ये जो फ्लो चार्ट है, स्टिमुलाई, रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन, रिफ्लेक्स सेंटर, मोटर न्यूरॉन, इफेक्टर, ये रिफ्लेक्स आर्क है। इस पाथवे से होकर रिफ्लेक्स एक्शन जाएगा, इसी पाथवे को रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। ठीक है, ये देखिए एनसीईआरटी का डायग्राम है रिफ्लेक्स आर्क का। जैसे फर्स्ट पॉइंट यहां पर क्या लिखा है, ये हॉट पेन है, देखिए हॉट पेन पर ये हाथ लगा है। ठीक है, तो ये क्या है, रिसेप्टर्स जो होंगे वो उसको फील करेंगे। रिसेप्टर्स होते हैं स्किन के अंदर प्रेजेंट। स्टिमुलाई क्या है यहाँ पर, ये स्टिमुलाई है, ये है स्टिमुलाई, स्टिमुलाई है, ये स्टिमुलाई है हॉट पेन। अब देखिए आप खुद से एग्जांपल लिख सकते हैं अगर पूछेगा हॉट पेन का। ठीक है, तो फर्स्ट क्या होगा, स्टिमुलाई, स्टिमुलाई के बाद आता है रिसेप्टर। रिसेप्टर क्या है, रिसेप्टर्स होते हैं स्किन में। इसके बाद सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन के बाद क्या आता है, यहाँ पर रिले न्यूरॉन आती है या इसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। फिर मोटर न्यूरॉन आती है, उसके बाद इफेक्टर, मसल्स एंड आर्म आते हैं। क्लियर? तो ये है रिफ्लेक्स आर्क। अब देखिए ये डायग्राम दिया है रिफ्लेक्स आर्क या रिफ्लेक्स सेक्शन। तो अगर हम इसको फिल करना चाहें, आप लोग खुद ट्राई कीजिए इसको फिल करने का, क्या आएगा यहाँ पर, ट्राई कीजिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन। चलिए आई होप आप सबने सही किया होगा। इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। ये क्या है, यहाँ पर है स्टिमुलाई, ये स्टिमुलाई है। क्लियर? ये हॉट कैंडल जो जल रही है, और यहाँ पर क्या होंगे, रिसेप्टर्स होंगे। क्या होंगे, रिसेप्टर्स होंगे। रिसेप्टर्स के बाद जो न्यूरॉन इस मैसेज को लेकर जाती है उस न्यूरॉन को कहते हैं हम लोग सेंसरी न्यूरॉन। ओके, क्या कहते हैं हम उसको, सेंसरी न्यूरॉन। क्या कहते हैं हम इसको, सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन। जो मैसेज लेकर जाती है उसको कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन। ओके, तो मैसेज कौन लेकर जा रहा है, ये 3, तो 3 क्या हुआ, सेंसरी न्यूरॉन। यहां पर कौन सी न्यूरॉन होती है, रिले न्यूरॉन होती है, या फिर इसको इंटर न्यूरॉन भी कहते हैं, रिले न्यूरॉन या इंटर न्यूरॉन। ठीक है, फिर जो मैसेज लेकर आती है उसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मोटर न्यूरॉन। जो मैसेज लेकर आएगी वो कौन सी न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन। ये क्या है, ये फिफ्थ, ये है स्पाइनल कॉर्ड, दिस इज स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या है, ये है इफेक्टर। क्या है ये, इफेक्टर। ओके, तो सबसे पहले स्टिमुलाई, स्टिमुलाई के बाद रिसेप्टर, रिसेप्टर के बाद सेंसरी न्यूरॉन, फिर रिले न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन के बाद इफेक्टर, और लास्ट में रिसेप्टर्स। ये लास्ट में रिसेप्टर्स। ठीक है, एक बार देखते हैं क्या क्या बताया मैंने। सबसे पहले स्टिमुलाई, स्टिमुलाई के बाद सॉरी रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स कौन होते हैं, जो स्टिमुलाई को फील करेंगे। ठीक है, उसके बाद सेंसरी न्यूरॉन, फिर रिले न्यूरॉन, या इसको स्पाइनल कॉर्ड, या इसके बाद मोटर न्यूरॉन,
फिर इफेक्टर और फिर रिसेप्टर। ये है रिफ्लेक्स आर्क, और इससे जो मैसेज जाएगा वो होगा रिफ्लेक्सेशन। तो हम इसको एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। देखिए, आप लोग बताइए आपको नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए, कमेंट में लिखिए। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी हम आगे वो टॉपिक्स भी अपलोड करेंगे, ठीक है। क्या ट्रिक होगी इसकी? रीना सीमा से मिलने आई, ठीक है। तो सबसे पहले स्टिमुलाई, ये तो सबको पता है, स्टिमुलाई होगा तभी एक्शन होगा। लास्ट में रिसेप्टर्स होंगे तभी वो फील होगा। रिसेप्टर क्या होते हैं, जहां पर हम लोग फील कर सकते हैं वो रिसेप्टर्स हैं। तो ये दोनों, सबसे स्टार्टिंग में स्टिमुलाई, लास्ट में रिसेप्टर। बाकी बीच का याद करने के लिए हम लोग ट्रिक से याद कर सकते हैं। रीना रिसेप्टर्स, सीमा सेंसरी न्यूरॉन, से स्पाइनल कॉर्ड या फिर रिले न्यूरॉन, मिलने मोटर न्यूरॉन, आई इफेक्टर। क्लियर? तो आई होप ये सबको याद हो गया होगा। रिफ्लेक्स आर्क और रिफ्लेक्स सेक्शन में चीजें भी समझ आ गई होंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्लियर हुआ? डायग्राम क्लियर हुआ सबको? ओके, आई होप अब आप ये फिल कर सकते हैं अपने आप। चलिए थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। करेक्ट द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स व्हेन समवन्स हैंड टचेस अ हॉट ऑब्जेक्ट अनकॉन्शियसली। अब ये बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। A person is making a list to purchase few things from a nearby market. Explain how the forebrain play on important role in performing this activity. जो forebrain होता है वो important होता है किस चीज के लिए? रिमेम्बरिंग के लिए, चीजों को याद रखने के लिए, ठीक है। मेमोरी के लिए एक important पार्ट है forebrain। कौन सा पार्ट? forebrain। ब्रेन का पार्ट forebrain इंपॉर्टेंट है मेमोरी के लिए, चीज़ों को याद रखने के लिए। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें चीज़ों को याद करना है, रीजनिंग, मेमोरी, ये सब फॉर ब्रेन का ही काम होता है, ठीक है। कितने पार्ट होते हैं ब्रेन के? कोई बता सकता है कितने पार्ट होते हैं ब्रेन के? 3 पार्ट होते हैं, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। उसमें से जो फॉर ब्रेन है वो मेमोरी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोगों को कुछ चीज़ें याद रखनी है, जैसे आप लोग अब एग्जाम देने वाले हैं, सब कुछ पढ़ रहे हैं, सब चीज़ें जो याद रहेंगी वो किसका काम होगा? फॉर ब्रेन का काम होगा। तो अपने फॉर ब्रेन को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रांग कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, चलिए फॉर ब्रेन क्या है? जो मेमोरी के लिए हेल्पफुल होता है। क्लियर? अब क्वेश्चन क्या है? पर्सन इज मेकिंग अ लिस्ट टू परचेज फ्यू थिंग्स फ्रॉम अ नियर बाय मार्केट। जब भी लिस्ट बनाई जाती है उसमें सब चीज़ों को याद करना है, मेमोरी का फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, चीज़ों को याद करना, फिर लिस्ट बनाना, कौन सी चीज़ आएगी कौन सी नहीं आएगी। ये सब एक रीजनिंग की तरह है। तो जितने भी सारे फंक्शन है मेमोरी के, रीजनिंग के, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स के, ये सब फॉर ब्रेन करता है, ठीक है। तो देखिए, नीड टू बाय सम आइटम्स, कुछ आइटम्स खरीदने हैं, थिंकिंग अबाउट डेली रिक्वायरमेंट्स, किस चीज़ की ज़रूरत है वो हम सोचेंगे, सोचना। रिमेंबरिंग व्हाट इज ऑलरेडी एट होम, ये क्या है? मेमोरी, ठीक है। मेमोरी किसका फंक्शन है? फॉर ब्रेन का फंक्शन है। डिसाइडिंग इंपॉर्टेंट एंड अननेसेसरी आइटम, अब क्या इंपॉर्टेंट है, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ये भी किसका काम होगा? रीजनिंग है, ये एक रीजनिंग है ना। रीजनिंग किसका काम होगा? फॉर ब्रेन का काम होगा। अब क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए उसकी एक लिस्ट बनानी है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उसकी एक प्रॉपर ऑर्डर में लिस्ट बनानी है, ये क्या है? प्लानिंग। प्लानिंग भी फॉर ब्रेन का काम है। क्लियर? फिर राइटिंग द लिस्ट यूजिंग हैंड मूवमेंट्स, वॉलेंट्री एक्शंस, सेरेब्रम का काम है। तो हमें फॉरब्रेन के बारे में पूछा है तो हम फॉरब्रेन के बारे में लिखेंगे बस, कंप्लीटेड शॉपिंग लिस्ट, ठीक है। आंसर क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन हार्मोनल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसका क्या मतलब है? डिस्टिंग्विश बिटवीन हार्मोनल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। हार्मोनल कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब होता है? कोऑर्डिनेशन बिटवीन हार्मोन्स। सब जानते हैं प्लांट के भी हार्मोन होते हैं, एनिमल्स के भी कुछ हार्मोन्स होते हैं। प्लांट्स के हार्मोन्स और एनिमल्स के हार्मोन्स अलग अलग होते हैं। उसने कहा है डिस्टिंग्विश करिए बिटवीन हार्मोनल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब है? कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेट करना, ठीक है, मिलकर काम करना एक तरीके से, इसका मतलब ये होता है। अब देखिए, प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में अगर हमें डिफ्रेंसिएशन करना हो तो हम क्या कर सकते हैं? हॉर्मोन्स के बारे में सबसे पहले देखिए। फर्स्ट प्लांट, प्लांट में क्या होगा? प्लांट के हॉर्मोन्स के बारे में लिखिए पहले, कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं प्लांट से? ऑक्सिन और जिब्रेलिन, इथाइलिन, साइटोकाइनिन, है ना।
ये प्लांट से रिलीज होते हैं। एनिमल से बहुत सारे हार्मोन है, कुछ भी लिख सकते हैं हम। कौन से हार्मोन? पिट्यूटरी हार्मोन है, पिट्यूटरी हार्मोन्स हैं, बहुत सारे होते हैं पिट्यूटरी हार्मोन्स, ठीक है। और एड्रिनल हार्मोन है, एड्रिनल हार्मोन्स, थायरॉक्सिन थायराइड हार्मोन है, ये सब एनिमल्स के हार्मोन्स हैं। और क्या प्लांट और एनिमल्स में और क्या डिफरेंस है? इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है, जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं वो ग्लैंड से रिलीज नहीं होते, टिश्यूज से रिलीज होते हैं। प्लांट हार्मोन जो सिक्रीट होते हैं वो टिश्यूज से होते हैं, ग्लैंड से नहीं होते। वेयर एज एनिमल हार्मोन ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं, सिक्रीट फ्रॉम ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स स्पेशली। व्हाट आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स? दो टाइप की ग्लैंड्स होती हैं, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, एक एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो होती हैं जिनमें डक्ट्स नहीं होती, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में डक्ट्स होती हैं। तो जो हार्मोन रिलीज होते हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड से होते हैं। हार्मोन्स सिक्रीट फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स। कौन सी ग्लैंड? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और यहाँ पर हार्मोन्स रिलीज फ्रॉम टिश्यूज। क्लियर? और क्या लिख सकते हैं हम लोग? एक पॉइंट और लिख लेते हैं, चलिए। और क्या लिखते हैं? जो प्लांट हार्मोन है वो स्लो होते हैं, क्यों? क्योंकि वो डिफ्यूज होते हैं जाइलम और फ्लोएम टिश्यू के थ्रू। तो डिफ्यूजन एक स्लो प्रोसेस है, तो ये स्लो होते हैं। और जो एनिमल हार्मोन्स हैं ये फास्ट होते हैं, क्यों? क्योंकि ये ब्लड स्ट्रीम के थ्रू मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह बॉडी में। क्लियर? तो ये डिफरेंस है, डिस्टिंग्विश बिटवीन हार्मोनल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्लियर? ओके, आगे देखते हैं, चलिए। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटेलिजेंस? वॉमिटिंग, राइडिंग अ बाइसिकल, कंट्रोलिंग हंगर। ये देखिए, सबसे पहले ब्रेन देखिए क्या होता है। ये है ब्रेन, ठीक है। ब्रेन के कितने पार्ट है? 3 पार्ट है, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फॉर ब्रेन में कितने पार्ट होते हैं? फॉर ब्रेन में भी 3 पार्ट होते हैं। कितने? 3। कौन कौन से? सेरेब्रम होता है, सेरेब्रम होता है फॉर ब्रेन का पार्ट, हाइपोथैलेमस होता है और थैलेमस होता है, ठीक है। फिर मिड ब्रेन हो जाता है। ब्रेन, ब्रेन के पहले कितने पार्ट हैं? ब्रेन के 3 पार्ट हैं, फॉर ब्रेन, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, ठीक है। कितने पार्ट हैं ब्रेन के? 3 पार्ट है, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फॉर ब्रेन के भी 3 पार्ट हैं, फर्स्ट सेरिब्रम, सेकेंड थैलेमस और थर्ड हाइपोथैलेमस। फिर हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट हैं, पहला पॉन्स, सेकेंड सेरिबेलम और थर्ड मेड्यूला। क्लियर? तो देखिए, हाइपोथैलेमस, थैलेमस और फॉर ब्रेन के पार्ट है सेरेब्रम, मिड ब्रेन, फिर हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट हैं, सेरिबेलम, सेरिबेलम, पॉन्स एंड मेड्यूला, सेरिब्रम, पॉन्स एंड मेड्यूला, ठीक है। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पर? ये स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड को कौन जोड़ रहा है ब्रेन से? मेड्यूला। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। कौन स्पाइनल कॉर्ड को ब्रेन से जोड़ता है? मेड्यूला जोड़ता है स्पाइनल कॉर्ड को ब्रेन से। ये ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, इसलिए याद करना है सबको। स्पाइनल कॉर्ड को कौन जोड़ता है ब्रेन से? मेड्यूला। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है, ब्रेन स्टेम कौन बनाता है? ब्रेन स्टेम कौन बनाता है? ब्रेन स्टेम बनाता है मिड ब्रेन प्लस पॉन्स प्लस मेड्यूला। ये कौन बना, ये क्या बनाते हैं तीनों मिलकर? ब्रेन स्टेम बनाते हैं। तो ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। एक, ब्रेन स्टेम कौन बनाता है? ब्रेन स्टेम बनाते हैं मिड ब्रेन, पॉन्स और मेड्यूला, ठीक है। और जो स्पाइनल कॉर्ड को ब्रेन से जोड़ता है वो कौन है? मेड्यूला। कौन जोड़ता है ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड को? मेड्यूला। क्लियर?
चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन तो भूल गए हम लोग, पीछे चलते हैं। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटेलिजेंस। अभी हम देख रहे हैं इंटेलिजेंस, मेमोरी वगैरह ये सब कौन किसका पार्ट है? सेरिब्रम। अब सेरिब्रम किसका पार्ट था, याद करो जल्दी से। सेरिब्रम किसका पार्ट था? फॉरब्रेन का पार्ट था सेरिब्रम, है ना। फॉरब्रेन के 3 पार्ट थे, कौन कौन? सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। याद आया? नहीं याद आया तो अपने फॉरब्रेन को स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है, इंटेलिजेंट बनने के लिए। चलिए नेक्स्ट पार्ट है राइडिंग अ बाइसिकल। अब ये राइडिंग अ बाइसिकल, यहाँ पर हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? कंट्रोल, बैलेंसिंग की ज़रूरत है ना। बाइसिकल चलाने के लिए बैलेंस की ज़रूरत है। अगर बैलेंस ही नहीं होगा तो साइकिल कैसे चलाओगे, बाइसिकल कैसे चला पाओगे? तो बैलेंस की नीड है। बैलेंस कौन हेल्प करता है? सेरिबेलम। देखिए सेरिब्रम और सेरिबेलम, सेरिब्रम में इंटेलिजेंस और सेरिबेलम में क्या? राइडिंग अ बाइसिकल मतलब बैलेंस की नीड है। यहाँ पर बैलेंस, जितने भी काम बैलेंसिंग, जैसे राइटिंग, लिखना, है ना, जो भी बैलेंसिंग का काम है वो सब सेरिबेलम का काम होता है। अब वॉमिटिंग, सलाइवेशन, ऐसे फंक्शन जो भी हैं ये काम होता है मेड्यूला का। किसका? मेड्यूला का। मेड्यूला किसका पार्ट था? किसी को याद आया? यस, हाइंड ब्रेन का पार्ट है मेड्यूला, है ना। पॉन्स, मेड्यूला, सेरिबेलम। क्लियर? तो मेड्यूला का फंक्शन क्या है? वॉमिटिंग, सलाइवेशन, ये सब फंक्शन है मेड्यूला के। ओके, ठीक है। चलिए कंट्रोलिंग हंगर। हंगर को कौन कंट्रोल करता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हंगर के बारे में बहुत बार पूछता है वो, ठीक है। तो एच से हंगर, एच से कौन सा पार्ट है? कौन सा पार्ट है एच से? हाइपोथैलेमस। यस यू आर राइट। कौन सा पार्ट है? हाइपोथैलेमस। एच से हंगर तो एच से हाइपोथैलेमस, याद रखना, भूलना मत। अब जब भी हंगर पूछेगा, एच से हंगर, एच से हाइपोथैलेमस, तो हाइपोथैलेमस हमें याद आ जाना चाहिए हंगर देखते ही। हंगर कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस भी फॉरब्रेन का पार्ट है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरीज। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछ रहा है, बार बार पूछेगा, बहुत बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सा क्वेश्चन? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है इंजरी से, कैसे प्रोटेक्टेड है वो, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कैसे प्रोटेक्टेड है वो। चलिए एनसीईआरटी से ही पढ़ते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, ठीक है। ये रहा, हाउ आर दीज टिश्यूज प्रोटेक्टेड, कैसे ये प्रोटेक्टेड है ना। देखिए देखिए, डेलिकेट ऑर्गन है ये, कौन? ब्रेन, विच इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर अ वेराइटी ऑफ एक्टिविटीज, जो बहुत सारी एक्टिविटीज के लिए इंपॉर्टेंट है, नीड्स टू बी केयरफुली प्रोटेक्टेड। फॉर दिस द बॉडी इज डिजाइंड सो दैट द ब्रेन सिट्स इनसाइड अ बॉनी बॉक्स विच इज कॉल्ड क्रेनियम। किस चीज का बॉक्स है ये? विच इज कॉल्ड क्रेनियम। साफ साफ लिखते हैं इसको, क्या लिखना है हमें? क्रेनियम। क्रेनियम बॉनी, हड्डी का बना हुआ एक बॉक्स है, बोन का बना हुआ एक बॉक्स है, जिसके अंदर ब्रेन को रखा गया है प्रोटेक्शन के लिए, ताकि अगर हम लोग कभी गिर जाते हैं, चोट लगती है, तो पहले उसको बॉक्स उसको प्रोटेक्ट करे, डायरेक्टली वो चोट ब्रेन पर ना लगे, है ना। क्योंकि ब्रेन कैसा ऑर्गन है? डेलिकेट ऑर्गन है एक, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट है, इसलिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक बॉनी बॉक्स, हड्डी का बॉक्स बना दिया गया है, जिसको कहा गया है क्रेनियम। इनसाइड द बॉक्स द ब्रेन इज कंटेन्ड। अब देखिए सिर्फ बॉक्स ही उसके लिए काफ़ी नहीं था, आगे भी उसमें चीज़ें हैं। इनसाइड द बॉक्स द ब्रेन इज कंटेन्ड इन अ फ्लूइड फिल्डेड बलून विच इज प्रोवाइड्स फर्दर शॉक एब्जॉर्प्शन। उसके अंदर एक फ्लूइड फिल्डेड है, क्लियर, जिसको हम कहते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्या कहते हैं? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्या कहते हैं? CSF, इट इज सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है, क्लियर। तो ये है एक फ्लूइड जो बॉनी बॉक्स के अंदर फिल्डेड है, जो उसको प्रोटेक्ट करता है किसी भी इंजरी से, क्लियर, शॉक एब्जॉर्प्शन करता है। चलिए, इफ यू रन योर हैंड डाउन द मिडिल ऑफ योर बैक, पीछे की साइड, यहाँ देखिए, ठीक है, यू विल फील अ हार्ड बम्पी स्ट्रक्चर, आप एक हार्ड बम्पी स्ट्रक्चर फील करेंगे। वो क्या है? वर्टिब्रल कॉलम है। क्या है वो? वर्टिब्रल कॉलम, है ना। यहाँ पर देखिए टच करके अपने पीछे, यहाँ क्या प्रेजेंट है? वर्टिब्रल कॉलम। किस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए? वर्टिब्रल कॉलम भी एक हड्डियों से बनी हुई है, ठीक है, और ये प्रोटेक्ट करती है स्पाइनल कॉर्ड को, ठीक है। बहुत बच्चे अभी स्पाइनल कॉर्ड और वर्टिब्रल कॉलम में डिफरेंस ही नहीं जानते होंगे,
तो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर स्पाइनल कॉर्ड है जो नर्व्स की बनी हुई है, उसके अंदर नर्व्स हैं और वर्टिब्रल कॉलम उसको प्रोटेक्ट करती है जो बोन से बनी हुई है। क्लियर? तो वर्टिब्रल कॉलम क्या है? एक बोन से बना हुआ स्ट्रक्चर है, स्पाइनल कॉर्ड उसके अंदर नर्व से बना हुआ स्ट्रक्चर है। स्पाइनल कॉर्ड को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? वर्टिब्रल कॉलम। सेम यहाँ पर भी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट है जो वर्टिब्रल कॉलम सॉरी स्पाइनल कॉर्ड को भी प्रोटेक्ट करता है। आई होप ये क्लियर हो चुका है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन देखिए, मैंने बोला ना इंपॉर्टेंट है, हाउ इज ब्रेन प्रोटेक्टेड इन आवर बॉडी। अब आपको पता चल गया है कौन कौन प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को। बॉनी कैविटी, जिसको हमने क्या कहा है, क्रेनियम, और CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। एक चीज और है, मेनिंजिस। मेनिंजिस क्या है? लेयर हैं जो ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही हैं। ठीक है, मेनिंजिस भी प्रोटेक्ट करती हैं ब्रेन को। तो ब्रेन को 3 चीजें प्रोटेक्ट करती हैं, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, मेनिंजिस प्लस बोनी बॉक्स, और वर्टिब्रल कॉलम और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करते हैं। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। बी पार्ट देखते हैं। अ डॉक्टर फाइंड्स इन वन ऑफ हिज पेशेंट्स दैट ही इज नॉट मेंटेनिंग अ प्रॉपर पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ हिज बॉडी। अभी मैंने बताया था पीछे, बैलेंस। बैलेंस किसका काम है? भूलना नहीं चाहिए। अब इतना इंपॉर्टेंट चीज अभी बताई थी, अब किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए बैलेंस कौन करता है? सेरिबेलम करता है। ठीक है, स्टेट द रीजन ऑफ ब्रेन एंड ऑल्सो द पार्ट ऑफ द ब्रेन विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इट। अब तो ये पढ़ाने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए मुझे। ऑल्सो द पार्ट ऑफ द ब्रेन विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इट, कौन है रेस्पॉन्सिबल? सेरिबेलम। और सेरिबेलम कौन सी जगह का पार्ट है ब्रेन के? बताओ। हाइंड ब्रेन। तो कौन सा रीजन है? हाइंड ब्रेन है। और कौन इंपॉर्टेंट है इसके लिए? सेरिबेलम। देखिए, थिंक अबाउट एक्टिविटीज लाइक वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, राइडिंग अ बाइसिकल, picking up a pencil. These are possible due to a part of hind brain called the cerebellum. ठीक है, it is responsible for precision of voluntary actions and maintaining the posture and balance of the body. Clear? चलिए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट? नहीं, हाँ हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? What constitute the central and peripheral nervous system? क्या चीज सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाती है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाती हैं? क्या है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, क्या है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम? सेंट्रल नर्वस सिस्टम बीच में जो आएगा, सेंटर में जो आएगा उसी को सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहेंगे, विच इज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन आता है? ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आती है। क्लियर? तो पेरिफेरल में कौन आएगा? जो पेरिफेरी में आते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नर्व्स आती हैं। कौन कौन सी? क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स। कौन सी नर्व्स आती हैं? क्रेनियल नर्व्स आती हैं जो ब्रेन से निकलती हैं, है ना? क्रेनियल नर्व्स। और ये कौन सी नर्व्स हैं? ये हैं स्पाइनल नर्व्स, स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व्स। तो पेरिफेरल सिस्टम में कौन कौन आता है? क्रेनियल नर्व्स आती हैं, स्पाइनल नर्व्स आती हैं, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आती है। इतना क्लियर है? ठीक है, देखिए क्या लिखा है। द ह्यूमन न्यूरल सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स विच इज CNS, PNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब CNS कौन किस किस को इंक्लूड करता है? ब्रेन को एंड स्पाइनल कॉर्ड को एंड साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल। PNS comprises of all the nerves of the body associated with the CNS, brain and spinal cord. कौन कौन है? 2 टाइप की, एक एफरेंट है, एक ईफरेंट है। ये क्या है? एफरेंट फाइबर, सीफरेंट फाइबर। इनको हम कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन। कौन सी न्यूरॉन? सेंसरी न्यूरॉन। और इनको क्या कहते हैं हम? मोटर न्यूरॉन कहते हैं। 2 टाइप की न्यूरॉन यहाँ से निकलती हैं, एक सेंसरी न्यूरॉन, एक मोटर न्यूरॉन। दीज आर मोटर न्यूरॉन। अब इनका क्या काम है? देखिए, जो एफरेंट नर्व हैं, ये वाली सेंसरी न्यूरॉन जो हैं, ये क्या करती हैं? फ्रॉम टिश्यू टू CNS, मतलब जो टिश्यू होंगे वहां से सिग्नल को लेके जाती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। इसको हम कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन टिश्यू से सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास मैसेज को, इंफॉर्मेशन को लेके जाती है।
सेम इसका अपोजिट मोटर न्यूरॉन करती है। ये लेकर जा रही है इन्फॉर्मेशन, तो वो CNS से टिश्यूज के पास लेकर आएगी। एफरेंट फाइबर ट्रांसमिट रेगुलेटरी इम्पल्सेस फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द कंसर्न्ड पेरिफेरल टिश्यूज और ऑर्गन्स। क्लियर? तो सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन दोनों का काम क्या है? ये इन्फॉर्मेशन लेके जा रही है टिश्यू से CNS, और ये लेकर आ रही है CNS टू टिश्यूज। ठीक है, ओके। चलिए आगे देखते हैं। हाउ आर द कॉम्पोनेंट्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रोटेक्टेड? अभी पढ़ कर आए हैं हम लोग कैसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है स्पाइनल कॉर्ड को और ब्रेन को। ठीक है, अब नहीं पढ़ेंगे, अब याद रखना है आप लोगों को खुद से। ठीक है ना? आई होप याद हो चुका है सबको। ये components of the central nervous system protected। चलिए, which signal will get disrupted in case of spinal cord injury? कौन सा सिग्नल डिसरप्ट होगा? खुद से बताओ, सोचो क्या डिसरप्ट हो सकता है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की वजह से? मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अगर कोई इंजरी होती है ब्रेन में या स्पाइनल कॉर्ड में, तो क्या डिसरप्ट होगा? खुद सोचो क्या डिसरप्ट होगा? जो CNS इंक्लूड कर रहा है, क्या इंक्लूड कर रहा है? सेंसरी न्यूरॉन को और मोटर न्यूरॉन को, इनका ही फंक्शन खराब हो जाएगा। तो जो सेंसरी न्यूरॉन है या फिर मोटर न्यूरॉन है, ये अपना काम ठीक से नहीं कर पाएंगी। दोनों ही अपने फंक्शन को कंप्लीटली नहीं कर पाएंगी, ठीक से नहीं कर पाएंगी। तो सेंसरी सिस्टम और मोटर न्यूरॉन का जो सिस्टम है, दोनों ही अच्छे से काम नहीं करेंगे, डिसरप्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर? आगे चलते हैं। प्लांट हैव नीदर अ नर्वस सिस्टम नॉर मसल्स। सब जानते हैं ये तो बात, प्लांट्स के पास ना ही मसल्स है ना ही नर्वस सिस्टम है ना। इवन देन रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, तब भी वो स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करता है। स्टिमुलाई का क्या मतलब है? अभी पीछे बताया भी है। मतलब अगर हम उसको टच करते हैं या फिर उसको कोई डेंजर फील होता है तो वो रिस्पॉन्स करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द लीव्स ऑफ, सबने देखा होगा छुई मुई का प्लांट है ना, कभी टच किया है उसको? छुई मुई का प्लांट कैसा हो जाता है? एकदम से मुरझा जाता है वो। तो वही है वो छुई मुई का प्लांट। देखिए यहाँ पर भी दिया हुआ है, ये छुई मुई का प्लांट है, उसको किसी ने टच किया है और ये मुरझा गया है बिल्कुल, जिसकी लीव्स हैं बंद हो चुकी हैं। टच मी नॉट प्लांट भी कहते हैं इसको। व्हेन टच बिगिन टू फोल्ड अप एंड ड्रूप, फोल्ड अप हो जाता है, ड्रूप हो जाता है। हाउ इज द इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेटेड? कैसे इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेटेड हो रही है? क्वेश्चन ये है। क्या है क्वेश्चन? अगर हम इसको टच कर रहे हैं तो इसकी जो लीव्स हैं वो फोल्ड हो जाती हैं। हो कैसे रही हैं ये क्वेश्चन है, क्योंकि ना तो इसके पास नर्वस सिस्टम है ना इसके पास कोई मसल्स हैं। तो कैसे ये काम हो रहा है? कुछ तो होगा ना जिससे सिग्नल पहुंच रहे हैं पूरे के पूरे प्लांट में। अगर मैं इसको यहाँ से टच करूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि यहाँ की लीव्स ही बस बंद होंगी। सारे का सारा प्लांट, जितना भी प्लांट है, ये फोल्ड हो जाएगा पूरा का पूरा। तो इसकी जो इन्फॉर्मेशन है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कैसे पहुंच रही है, ये पूछना चाह रहा है ये। ठीक है, देखिए कैसे पहुंच रही है। NCERT में गिवन है ये सब कुछ। क्या दिया है NCERT में? पढ़ते हैं। द प्लांट ऑल्सो यूज इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स टू कन्वे दिस इंफॉर्मेशन। जैसे हमारे अंदर जो न्यूरल टिश्यूज होते हैं वहाँ पर क्या होता है? इंफॉर्मेशन जाती है, बट यहाँ न्यूरल टिश्यूज तो प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स क्या होता है? इलेक्ट्रिकल और केमिकल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है इंफॉर्मेशन का फ्रॉम सेल टू सेल। बट अनलाइक इन एनिमल्स देयर इज नो स्पेशलाइज्ड टिश्यू इन प्लांट्स फॉर द कंडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। कोई स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे अंदर नर्व इम्पल्सेस प्रेजेंट है ना, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है नर्व इम्पल्सेस, वैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रिकल केमिकल सिग्नल प्रेजेंट है। ठीक है, ओके। बी पार्ट पर चलते हैं। बस फर्स्ट में यही बताना है, कुछ नहीं बताना इसके अलावा। वो हाउ इज द इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेटेड? तो इन्फॉर्मेशन कैसे कम्युनिकेट हो रही है इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स की वजह से, मीन्स की वजह से, टू कन्वे दिस इन्फॉर्मेशन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। What enables the plant cells to bring out the observable response? कैसे हो रहा है ये response? ठीक है, किस वजह से response हो रहा है? Some cells must change shape in order for movement to happen. Instead of the specialized protein found in animal muscle cell, कुछ सेल्स ऐसी होती है प्लांट के अंदर जो अपनी शेप को चेंज करती हैं। ठीक है, क्या करती हैं? अपनी शेप को चेंज करती हैं। कैसे चेंज करती हैं? वहां पर क्या होता है, जो वाटर होता है वो क्या करता है? वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा या फिर क्या होगा? रिलीज होगा पानी। तो वाटर का एब्जॉर्प्शन होना, रिलीज होना ही प्लांट की जो लीव्स हैं उनकी शेप को चेंज कराता है। ठीक है, देखिए आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। सम सेल मस्ट चेंज शेप इन ऑर्डर फॉर मूवमेंट टू हैपन। वो अपनी शेप को चेंज कर लेती हैं। इंस्टीड ऑफ द स्पेशलाइज्ड प्रोटीन फाउंड इन एनिमल सेल्स,
प्लांट सेल चेंज शेप बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन दैम। जो एनिमल्स होते हैं उनमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है, बट प्लांट में ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वाटर के एब्जॉर्प्शन से या उसके रिलीज होने से ही सेल की शेप चेंज होती है। ठीक है, तो यही कहना चाह रहा है ये, जो एनिमल्स हैं उनके पास प्रोटीन है, वो उसकी वजह से मूवमेंट करते हैं या अपनी मसल्स की शेप को चेंज करते हैं। वेयर एज प्लांट के पास प्रोटीन नहीं है तो वो पानी के मूवमेंट से अपनी शेप को चेंज करते हैं, जिसका रिजल्ट क्या होता है, या तो स्वेल अप होगी, जब पानी का एब्जॉर्प्शन होगा तो स्वेलिंग आ जाएगी, और जब रिलीज होगा तो श्रिंकिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से शेप में चेंज होता हुआ नजर आता है। ठीक है, समझ आया? यस, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। डिफरेंशिएट द मूवमेंट मेंशन्ड अबव फ्रॉम द मूव ऑफ टेंड्रिल्स इन अ पी प्लांट। अब वो कह रहा है जो पी प्लांट है उसमें डिफरेंशिएट करिए किस चीज को, ये जो टच मी नॉट प्लांट है उससे। इन दोनों की जो ग्रोथ है वो अलग कैसे है, कैसे, क्या डिफरेंस है इन दोनों की ग्रोथ में? कौन कौन से प्लांट में? टच मी नॉट प्लांट में मूवमेंट मेंशन्ड अबव फ्रॉम द मूव ऑफ टेंड्रिल्स इन अ प्लांट, पी प्लांट सॉरी, किसमें? टेंड्रिल्स में पी प्लांट की। तो किस किस चीज में डिफरेंशिएशन बताना है? टच मी नॉट प्लांट में और टेंड्रिल्स में पी प्लांट की। सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज हमें याद रखनी है, जो टच मी नॉट प्लांट है इस मूवमेंट को हम नास्टिक मूवमेंट कहते हैं। कौन सा मूवमेंट कहते हैं? नास्टिक मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट होता है ये टच मी नॉट प्लांट का? ये कौन सा मूवमेंट है? दिस इज अ नास्टिक मूवमेंट। नास्टिक मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट है जो नॉन डायरेक्शनल है। कैसा है? नॉन डायरेक्शनल। ये स्टिमुलाई की डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, डजेंट मैटर स्टिमुलाई किस डायरेक्शन से आ रहा है, ये उसके डायरेक्शन पे डिपेंड ही नहीं करता। इस मूवमेंट को हम कहते हैं नास्टिक मूवमेंट। तो नास्टिक मूवमेंट कौन से मूवमेंट होते हैं? ऐसे मूवमेंट जो स्टिमुलाई के डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करते, इंडिपेंडेंट फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलाई। ठीक है, क्वेश्चन क्या था हमारा? डिफरेंस हमें बताना है टेंड्रिल्स इन अ पी प्लांट और टच मी नॉट प्लांट की ग्रोथ में क्या डिफरेंस है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। अभी मैंने क्या बताया? एक ऐसा मूवमेंट जो स्टिमुलाई के डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, बट जो पी प्लांट की टेंड्रिल्स होते हैं ये, इसकी जो मूवमेंट होती है वो डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। किस चीज पे डिपेंड करती है? डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन। किसकी डायरेक्शन? डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलाई। डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलाई। और इन मूवमेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रॉफिक मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट कहते हैं? ट्रॉफिक मूवमेंट। ठीक है, कौन सा मूवमेंट है ये? ट्रॉफिक मूवमेंट है। ट्रॉफिक मूवमेंट बहुत टाइप के होते हैं, जैसे ग्रेविटी की डायरेक्शन में जाना, या फिर लाइट की डायरेक्शन में जाना, फोटोट्रॉफिज्म, जियोट्रॉफिज्म, ये सब ट्रॉफिक मूवमेंट के पार्ट है। वैसे ही ये थिग्मोट्रॉफिज्म है। कौन सा है ये? थिग्मोट्रॉफिज्म। थिग्मोट्रॉफिज्म का क्या मतलब है? रेस्पॉन्स टू टच। जो रेस्पॉन्स करता हो टच को, उसको हम क्या कहते हैं? थिग्मोट्रॉफिज्म। तो जो पी प्लांट का एग्जाम्पल यहाँ पर गिवन है ये थिग्मोट्रॉफिज्म का एग्जाम्पल है, और ये डायरेक्शनल होता है स्टिमुलाई के। इन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलाई इसकी ग्रोथ होती है। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। तो क्या डिफरेंस है? पहला वाला जो टच मी नॉट प्लांट है वो नास्टिक मूवमेंट का पार्ट है, और जो पी प्लांट है टेंडल्स की, ये ट्रॉफिक मूवमेंट का पार्ट है। तो नास्टिक मूवमेंट कैसा होता है? नॉन डायरेक्शनल होता है, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता स्टिमुलाई की, वेरस ट्रॉफिक मूवमेंट स्टिमुलाई की डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, देखिए क्या लिखा है। सम प्लांट्स लाइक द पी प्लांट क्लाइंब अप अदर प्लांट्स और फेंसेस बाय मीन्स ऑफ टेंडल्स। आपने देखा होगा कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो किसी के सहारे पर ग्रो करते हैं ना, जैसे कोई फेंसेस हैं या पोल्स हैं, उनके सहारे पे वो ग्रो करते हैं, उससे लिपट जाते हैं, उनको हम टेंड्रिल्स कहते हैं ना। These tendrils are sensitive to touch. ये sensitive होती हैं टच के। When they come in contact with any support, the part of the tendril in contact with the object does not grow as rapidly as the part of the tendril away from the object. ठीक है, जब ये किसी चीज के कांटेक्ट में आती हैं तो जो पार्ट कांटेक्ट में आता है वो उतनी जल्दी ग्रो नहीं करता जितना दूसरा वाला पार्ट ग्रो करता है जो टच में नहीं आता। इसी को हम लोग डायरेक्शनल मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, डायरेक्शनल ग्रोथ कहते हैं। तो ये जो ग्रोथ होती है वो डायरेक्शनल होती है स्टिमुलाई के। ठीक है, चलिए क्लियर हुआ पूरा क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
स्टेट टू लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, टू लिमिटेशंस बताना है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के। पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस क्या होते हैं और केमिकल इम्पल्सेस क्या होते हैं। चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस क्या होते हैं। ये देखिए डायग्राम गिवन है यहाँ पर। ये आप लोगों ने न्यूरॉन्स तो पढ़ी है, ठीक है। न्यूरॉन्स में डेंड्राइट्स होते हैं, एक्सॉन्स होती हैं, साइनेप्स होता है ना, साइनेप्टिक नॉब्स वगैरह होती हैं, पढ़ी है ना सबने। यस, ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ये क्या है, ये न्यूरॉन का लास्ट वाला पार्ट है, साइनेप्टिक नॉब्स। क्या है ये, साइनेप्टिक नॉब्स हैं। साइनेप्टिक नॉब्स जो होती हैं ये क्या करती हैं, इंफॉर्मेशन को ट्रांसपोर्ट करती हैं एक से दूसरे, किसमें, न्यूरॉन में, पहले न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ये ट्रांसपोर्ट करती हैं। तो ये पहला न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है। तो जो पहला न्यूरॉन है ये क्या है, साइनेप्टिक नॉब, ये डेंड्राइट्स को इन्फॉर्मेशन ट्रांसपोर्ट करती है दूसरे वाले न्यूरॉन। पहले न्यूरॉन की साइनेप्टिक नॉब, दूसरे वाले की डेंड्राइट, यहाँ से इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है। अब इसमें डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस ये है, ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है, ये वाला, ठीक है। ये कौन सा इम्पल्स है, दिस इज इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। मुझे कैसे पता चला, कैसे पता चला मुझे ऐसे पता चला क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होते हैं वहां पे गैप प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में गैप प्रेजेंट नहीं है, क्यों नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी, जो इन्फॉर्मेशन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होते हैं वो बहुत फास्ट इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं, इसलिए यहाँ पर गैप प्रेजेंट नहीं होता है। बट जो केमिकल इम्पल्स है यहाँ, ये थोड़े स्लो हैं। कैसे हैं ये, स्लो हैं। स्लो होने के बाद भी हमारी बॉडी इसी को प्रेफर करती है, पता है आप लोगों को। ये स्लो है, स्टिल हमारी बॉडी केमिकल इम्पल्सेस को ही प्रेफर करती है। क्यों करती है, यही हमें इस क्वेश्चन में जानना है, ठीक है। यही उसने पूछा है कि लिमिटेशंस क्या है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के, कि बॉडी केमिकल इम्पल्सेस को प्रेफर करती है। ओके, चलिए अब देखिए, ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस है ये डायरेक्टली ट्रांसफर हो रहे हैं, है ना, देख रहे हैं आप लोग। यहाँ पर सिर्फ जंक्शन में डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ट्रांसफर हो रहे हैं, बट यहाँ ये क्या क्या प्रेजेंट है, ये पता नहीं क्या क्या दे दिया है ये, है ना। ये क्या है, ये है साइनेप्टिक वेसाइकल्स। साइनेप्टिक वेसाइकल्स प्रेजेंट होते हैं साइनेप्टिक नॉब के अंदर। ये नॉब है साइनेप्टिक नॉब, इसके अंदर साइनेप्टिक वेसाइकल प्रेजेंट है। इनके अंदर कुछ केमिकल भरा हुआ है, रेड रेड दिख रहा है ना, ये पॉइंट पॉइंट है ना, ये क्या है, एक केमिकल है जिसको हम लोग न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। यही इंफॉर्मेशन को आगे ट्रांसपोर्ट कराते हैं केमिकल इम्पल्सेस में, इसीलिए इसको केमिकल इम्पल्स कह रहे हैं। क्लियर, चलिए देखते हैं क्या लिमिटेशंस क्या क्या है, ये देखते हैं। क्यों ये लिमिटेशंस गिवन है इसमें, तो इसीलिए हमारी बॉडी इसको प्रेफर कर रही है। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आर एन एक्सीलेंट मीन्स फॉर दिस, एक्सीलेंट मीन्स बोल रहा है वो, बट देयर आर लिमिटेशंस टू द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। यहाँ कुछ लिमिटेशंस भी हैं। फर्स्टली, they will reach only those cells that are connected by nervous tissues। ठीक है, तो क्या है इसकी पहली लिमिटेशन, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सिर्फ वहीं पहुंच पाते हैं जो नर्वस टिश्यू से कनेक्टेड होते हैं। जो सेल्स नर्वस टिश्यू से कनेक्ट होती हैं वहीं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पहुंच पाते हैं। सबसे पहला लिमिटेशन ये है, ठीक है। क्या है पहला लिमिटेशन, ये है जो सेल्स नर्वस टिश्यू से कनेक्टेड होती हैं वहीं पर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस पहुंच पाते हैं, नॉट ईच एंड एवरी सेल इन द एनिमल बॉडी, ठीक है। सेकेंडली, दूसरा क्या है, once an electrical impulse is generated in a cell and transmitted, the cell will take some time reset its mechanism before it can generate and transmit a new impulse। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पास होते हैं तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, टाइम गैप आ जाता है, जिसकी वजह से ये प्रेफरेंस नहीं दिया जाता इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को। क्लियर, द सेल विल टेक सम टाइम रीसेट इट्स मैकेनिज्म, फिर रीसेट करेगा खुद को, कुछ टाइम लगेगा, रीसेट करेगा बिफोर इट कैन जनरेट अ न्यू इम्पल्स को ट्रांसमिट करने से पहले। तो यहाँ पर कुछ टाइम गैप प्रेजेंट होता है। क्लियर, पहला क्या है, पहला ये सिर्फ वहीं पहुंच पाते हैं जो सेल्स नर्वस टिश्यू से कनेक्टेड हैं। दूसरा, यहाँ पर टाइम गैप आ जाता है पहले इम्पल्स में और दूसरे इम्पल्स के बीच में, इसलिए यहाँ पर लिमिटेशंस है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की। क्लियर, नेक्स्ट है वाई इज केमिकल कम्युनिकेशन बेटर। अब ये भी बता दो क्यों है बेटर, ठीक है। अभी तुमने बताया लिमिटेशंस हैं, बट उसने ये पूछा है कि वो बेटर क्यों है। लिमिटेशंस तो बता रहे हैं हम लोग, बट ये भी बताओ कि बेटर क्यों है। बेटर देन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स इन मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म। देखो क्यों है बेटर,
ये कह रहा है, इंस्टीड ऑफ जनरेटिंग एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस स्टिमुलेटेड सेल रिलीज अ केमिकल कंपाउंड। अगर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस की जगह केमिकल कंपाउंड को रिलीज किया जाए, दिस कंपाउंड विल डिफ्यूज ऑल अराउंड द ओरिजिनल सेल, है ना। वो क्या है, केमिकल्स हैं, पूरी बॉडी में फैल जाएंगे, ठीक है। तो हमने पहला क्या पढ़ा था, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं वो सिर्फ वहां पहुंच पाते हैं, उन सेल्स तक पहुंच पाते हैं जो नर्वस टिश्यू से कनेक्टेड होती हैं। बट यहाँ पर क्या होगा, जो केमिकल है वो रिलीज होगा बॉडी में और डिफ्यूज हो जाएगा ऑल अराउंड द ओरिजिनल सेल्स। तो इसका क्या मतलब है, वो इजीली सारी जो सेल्स हैं उस तक पहुंच पाएगा। तो पहले लिमिटेशंस को क्लियर कर रहा है ये। इफ अदर सेल अराउंड हैव द मीन्स टू डिटेक्ट दिस कंपाउंड, अगर उसके पास भी ऐसे रिसेप्टर्स हैं जो इसको डिटेक्ट कर सकते हो, वो सेल्स भी यूजिंग स्पेशल मॉलिक्यूल्स ऑन देयर सरफेस, इनको क्या कहते हैं, रिसेप्टर, है ना। ये क्या है, रिसेप्टर है, स्पेशल मॉलिक्यूल, ये रिसेप्टर है। देन दे वुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज इन्फॉर्मेशन एंड इवन ट्रांसमिट इट। क्लियर, फर्स्ट वाला लिमिटेशन समझ आया, ये क्लियर कर रहा है उसको। सेकंड देखते हैं आगे क्या कह रहा है, दिस विल बी स्लोअर, ये स्लोअर तो है ऑफ कोर्स, बट इट कैन पोटेंशियली रीच ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी, बट ये पूरी सेल्स तक पहुंचेगा रिगार्डलेस ऑफ नर्वस कनेक्शंस एंड इट कैन बी डन स्टेडीली एंड परसिस्टेंटली। और क्या होगा, परसिस्टेंट होगा, टाइम गैप नहीं आएगा। क्लियर, तो दोनों ही लिमिटेशंस को क्लियर कर दिया है, इसलिए इसको प्रेफरेंस दिया जाता है। समझ आया ना, हाँ ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, पूरा हो गया वो क्वेश्चन, यस। चलो आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या है। Analyze the given situation and interpret the possible reason for each. Iodine deficiency in the diet increases the possibility of a disease of swollen neck in a person. Swollen neck in a person, देखिए कभी ये वाली डिसीज, जो नेक है वो क्या हो जाती है, स्वेल हो जाती है। कैसी हो जाती है, देखो ये इस तरीके से स्वेल अप हो गई है ना, दिख रहा है सबको, ये गॉइटर कहते हैं इसको, इस डिसीज का नाम क्या है, गॉइटर है, ठीक है। क्या होता है यहाँ पर, जो थायराइड ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड क्या हो जाता है, थायराइड ग्लैंड कहाँ पर प्रेजेंट है, ये रही नेक के, यहाँ पर नेक पर प्रेजेंट होती है ये, ठीक है। थायराइड ग्लैंड क्या हो जाती है, एनलार्ज थायराइड ग्लैंड हो जाती है, इसको हम क्या कहते हैं, गॉइटर। उसने पूछा है क्यों होती है, आयोडीन का क्या रोल है यहाँ पर, आयोडीन डेफिशिएंसी इन द डाइट इंक्रीजेस द पॉसिबिलिटी ऑफ अ डिसीज ऑफ स्वेलन नेक इन अ पर्सन। क्या रोल है आयोडीन का, आयोडीन एसेंशियल होता है सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन। थायरोक्सिन क्या है, व्हाट इज थायरोक्सिन, थायराइड ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन का नाम क्या है, थायरोक्सिन है। क्या नाम है इसका, थायरोक्सिन, ठीक है। तो आयोडीन एसेंशियल किसके लिए है, थायरोक्सिन हार्मोन के लिए आयोडीन एसेंशियल है। आयोडीन की कमी होने की वजह से पॉसिबिलिटी होती है वी माइट सफर फ्रॉम गॉइटर। अगर आयोडीन की कमी है तो यहाँ पर जो थायराइड ग्लैंड है वो स्वेलन अप होने लगती है, जिसको हम लोग कहते हैं गॉइटर। क्लियर, ओके चलिए आगे। थिक फेशियल हेयर्स डेवलप इन बॉयज एट द एज ऑफ 10 to 12 ईयर। प्यूबर्टी क्या होती है, प्यूबर्टी होती है एक ऐसी स्टेज जहाँ पर हमारी बॉडी अलग तरीके से बिहेव करना स्टार्ट कर देती है, जैसे पहले कर रही थी। जैसे बॉयज़ में क्या होता है, आवाज़ बदल जाती है, ठीक है, और फेशियल हेयर्स आने शुरू हो जाते हैं, बियर्ड आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। और क्या, फीमेल्स में क्या होता है, फीमेल्स में ब्रेस्ट का साइज बढ़ने लग जाता है, मेंसेस शुरू हो जाते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है, पिच, वॉइस की पिच में चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ब्रॉडन ऑफ हिप्स, बहुत सारी चीज़ें जो बॉडी में चेंजेस, आप सब लोग प्यूबर्टी से होकर आए हैं, सबको पता है व्हाट इज प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी क्या होती है सब लोग जानते हैं। तो सोचिए कौन से हार्मोन से हमारी बॉडी में जो चेंज लेकर आ रहे हैं, ऐसे हार्मोन जो चेंज लेकर आ रहे हैं मेल में, बॉय में पूछा है उसने, उसको कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। एट द एज ऑफ 10 to 12 ईयर्स फेशियल हेयर डेवलप हो जाते हैं बॉयज में, कौन से हार्मोन की वजह से, टेस्टोस्टेरोन। इट इज ऑल्सो नोन एज मेल सेक्स हार्मोन, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन कौन सा हार्मोन है जो प्यूबर्टी हिट कराता है मेल्स में, इट इज टेस्टोस्टेरोन। टेस्टीज से सिक्रीट होता है, टेस्टीज से रिलीज होता है टेस्टोस्टेरोन। आगे क्या है, बी पार्ट, एक्सप्लेन टू रीजन विच नेसेसिटेट द नीड ऑफ केमिकल कम्युनिकेशन इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। केमिकल कम्युनिकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में। केमिकल कम्युनिकेशन क्या है, अभी हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, केमिकल इंपल्सेस हमने देखे हैं, और बॉडी प्रेफर करती है केमिकल इंपल्स को, तो उनकी क्या इंपॉर्टेंस है हमें ये बताना है। अब अभी तो हम देख कर आए थे वो ज़रूरी क्यों है, प्रेफरेंस क्यों मिल रहा है, अब उसकी इंपॉर्टेंस बतानी है। ओके, तो क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, जो केमिकल कम्युनिकेशन है इसकी इंपॉर्टेंस है सबसे पहले जो हमारी बॉडी है,
बॉडी सेल से बनी है, सबको पता है ना, सेल से बनी है। तो जो सेल होती हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट करती हैं फंक्शन करने के लिए। तो कोऑर्डिनेशन के लिए जो केमिकल कम्युनिकेशन है वो बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। किस चीज के लिए? कोऑर्डिनेशन के लिए, कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी सेल्स। किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है? जो कोऑर्डिनेशन है सेल्स में, जो बॉडी की जो सेल्स हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट करती हैं, जिसके लिए केमिकल कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है इसमें ये एक्सटर्नल स्टिमुलाई। एक्सटर्नल स्टिमुलाई क्या है? स्टिमुलाई अभी हम इतनी देर से स्टिमुलाई ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नल स्टिमुलाई जो बॉडी के बाहर से जो स्टिमुलस हमें मिलता है उसका रिएक्शन, उस पर जो रिएक्शन होता है बॉडी का, उसके लिए भी केमिकल कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? एक्सटर्नल स्टिमुलाई। एग्जाम्पल क्या है इसका एक्सटर्नल स्टिमुलाई का? कोई डेंजर में है हम लोग, जैसे कभी सोचिए जंगल में जाते हैं आप लोग, ठीक है, वहाँ शेर दिख जाता है, तो वो एक डेंजर हमारी बॉडी फील करेगी, वो क्या है? डेंजर में है हमारी बॉडी। वहाँ पर जब हमारी बॉडी कम्युनिकेट करती है वो केमिकल सिग्नल्स के थ्रू कम्युनिकेट करती है। तो एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रेस्पॉन्स करने के लिए बॉडी में केमिकल कम्युनिकेशन ज़रूरी है। वो डेंजर भी हो सकता है, वो कुछ और चीज़ें भी हो सकती हैं, टेम्परेचर हो सकता है, ठीक है, अलग अलग चीज़ें हैं एक्सटर्नल स्टिमुलाई जिसको हम लोग कह रहे हैं। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। ये एक टेबल दी हुई है एनसीईआरटी में हार्मोन्स के बेसिस पर। कुछ हार्मोन्स जैसे कि कुछ छूट गया आई थिंक, हाँ ये क्वेश्चन छूट गया है। सम पीपल इन अ पॉपुलेशन में हैव वेरी शॉर्ट हाइट। कुछ ऐसे लोग देखे आप लोगों ने जिसकी बहुत छोटी हाइट होती है, अपनी एज के अकॉर्डिंग उनकी हाइट नहीं बढ़ पाती है ना। देखें ऐसे लोगों को क्या कहते हैं हम? ड्वार्फ। क्या कहते हैं? ड्वार्फ। तो यही पूछ रहा है, वो जो ड्वार्फ हो जाते हैं लोग जिनकी हाइट नहीं बढ़ पाती, क्या रीज़न है उसका? क्या रीज़न है? देखिए हमारी जो बॉडी है उसमें पिट्यूटरी ग्लैंड होती है एक। कहाँ पर होती है पिट्यूटरी ग्लैंड? पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ब्रेन में। ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, उससे एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है ग्रोथ हार्मोन। कौन सा हार्मोन? ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, तो ग्रोथ हार्मोन या तो डेफिशिएंसी हो जाएगी उसकी, या फिर वो नॉर्मल से ज़्यादा अमाउंट में सिक्रीट होगा। अगर डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी का मतलब जो नॉर्मल अमाउंट में उसको निकलना चाहिए था उतने अमाउंट में सिक्रीट ना होकर उससे कम अमाउंट में निकल रहा है, इसको कहते हैं डेफिशिएंसी। तो डेफिशिएंसी होने की वजह से जब ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी होगी वहां पर होगा ड्वार्फनेस। क्या होगी वहां पर? हाइट नहीं बढ़ पाएगी, इंसान कैसा रह जाएगा? अपनी हाइट छोटा रह जाएगा, नॉर्मल हाइट से छोटा रह जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं ड्वार्फनेस। तो ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी क्या कॉज कराती है? ड्वार्फनेस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये टेबल है, देखिए ग्रोथ हार्मोन पहला दिया है। ग्रोथ हार्मोन कहाँ से निकलता है? ग्रोथ हार्मोन अभी बताया पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, स्टिमुलेट करता है ग्रोथ को इन ऑल ऑर्गन्स। अगर डेफिशिएंसी है तो ड्वार्फिज्म हो जाएगा, ठीक है। बट अगर नॉर्मल अमाउंट से ज्यादा ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होगा तो कौन सी बीमारी होगी? सोचो खुद। हाँ, आप लोगों ने मूवी देखी एक जजंतरम ममम तरम करके एक मूवी है, उसमें क्या दिखाया है? एक बहुत बड़ी हाइट का क्या होता है? इंसान होता है, बाकी सब उसके सामने छोटे होते हैं, उसको हम कहते हैं जाइजेंटिज्म। मतलब एक अपनी नॉर्मल हाइट से ज़्यादा हाइट हो जाना, जितनी हमारी नॉर्मल हाइट होती है उतनी हाइट ना रहकर उससे बहुत ज़्यादा हाइट हो जाती है, जिसको कहते हैं जाइजेंटिज्म, है ना। एक नोवेल भी है इस पर, पढ़ी हो आप लोगों ने शायद, है ना। तो वही है जाइजेंटिज्म, अपनी हाइट से बड़ा हो जाता है इंसान। क्लियर? चलिए दूसरी कौन सी ग्लैंड दी है? थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है? अभी बताया था, कौन सा निकलता है? थायरॉक्सिन। कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरॉक्सिन। थायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरॉक्सिन। थायराइड ग्लैंड कहाँ पर थी? नेक पे प्रेजेंट है यहाँ पर, जिसमें गोइटर हो रहा था, याद है? रेगुलेट मेटाबॉलिज्म ऑफ बॉडी ग्रोथ। इसका एक और फंक्शन है, देखिए ये क्या करती है, इंपॉर्टेंट है ये लाइन, ठीक है। मेटाबॉलिज्म पूछ लेता है, थायराइड ग्लैंड किस चीज का मेटाबॉलिज्म करता है? फैट का, कार्बोहाइड्रेट का और प्रोटीन का। फैट, प्रोटीन और कार्ब्स। तो जो थायराइड ग्लैंड है इसमें जो थायरॉक्सिन हार्मोन है वो मेटाबॉलिज्म करता है फैट, प्रोटीन और कार्ब्स का, ठीक है। अब बताइए नेक्स्ट है इंसुलिन हार्मोन, ये फिल करनी है, बताइए यहाँ क्या आएगा?
यहाँ पर कहाँ से निकलता है इंसुलिन हार्मोन, कहाँ से निकलता है, पता है किसी को? बताओ बच्चों, कहाँ से निकलता है इंसुलिन? इंसुलिन निकलता है पैनक्रियास से। कहाँ से? पैनक्रियास से। पैनक्रियास से। ये क्या करता है? रेगुलेट करता है ब्लड शुगर लेवल को। जैसे डायबिटीज हो जाता है किसी को, तो आपने सुना होगा उसको इंसुलिन के इंजेक्शंस लगते हैं। क्यों लगते हैं? क्योंकि उसका ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया है। उस ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए इंसुलिन के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। इंसुलिन क्या करता है? जो ब्लड शुगर है उसको नॉर्मल पे ले आता है। ठीक है ना, समझ गए? यस। टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन अभी बताया, टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस से निकलता है। क्या करता है? मेल कैरेक्टर्स, जैसे फेशियल हेयर हुए, और क्या, बॉडी हेयर हुए चेस्ट वगैरह पर, ये सब क्या करता है? टेस्टोस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन हेल्प करता है। ठीक है, तो मेल कैरेक्टर्स में एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। मेल कैरेक्टर्स एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। क्लियर? मेल कैरेक्टर। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। ओवरीज। ओवरीज क्या है? ओवरी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। यहाँ से कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं? यहाँ से दो हार्मोन रिलीज होते हैं। एक होता है एस्ट्रोजन। कौन सा होता है? एस्ट्रोजन। दूसरा होता है प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, तो कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं? ओवरीज से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन क्या करते हैं? डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन, रेगुलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल, ईटीसी। यहाँ भी क्या होता है? मेल कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन मेल्स के लिए टेस्टिस से रिलीज होता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन फीमेल के लिए ओवरी से रिलीज होते हैं, जो डेवलप करते हैं फीमेल ऑर्गन्स को, और जो टेस्टिस है वो डेवलप करता है मेल ऑर्गन्स को एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, मेल कैरेक्टर्स को। अब देखिए नेक्स्ट, एड्रीनलिन, एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, एड्रीनलिन, एड्रिनल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है? सबसे पहले ये किडनी के ऊपर, एट द टॉप ऑफ द किडनी। कहाँ प्रेजेंट है? टॉप ऑफ द किडनी। क्वेश्चन आता है यहाँ से। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड से, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। एड्रिनल ग्लैंड एड्रिनलिन को रिलीज करता है। क्यों? क्योंकि इस हार्मोन को हम फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं। फाइट और फ्लाइट हार्मोन। कौन से हार्मोन निकलते हैं इससे? एक निकलता है एड्रिनलिन, एक नॉन एड्रिनलिन, और इसको फाइट और फ्लाइट हार्मोन कहते हैं। क्यों कहते हैं फाइट और फ्लाइट हार्मोन? सोचिए, आप कहीं पर ऐसी जगह पर जाते हैं जहां पर डेंजर प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे हम लोग किसी फ्लाइट वगैरह में जा रहे हैं, सोचिए। ठीक है, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कह रहे हैं इसको हम, इसी से सोचते हैं फ्लाइट में जा रहे हैं हम लोग, और वहां पर क्या हुआ? कोई टर्बुलेंस क्रिएट हुआ है। ठीक है, टर्बुलेंस क्रिएट हुआ है तो सबको डर लगेगा। उस टाइम पर जब हम डरते हैं या फिर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जैसे बहुत ज़्यादा एक्साइट होते हैं हम लोग, वहां पर जो हार्मोन रिलीज होता है वो होता है एड्रेनलिन हार्मोन। इसलिए हम इसको कहते हैं फाइट और फ्लाइट हार्मोन। तो कैसी सिचुएशन में रिलीज होता है? डर की सिचुएशन में, एक्साइटमेंट में, है ना, हमारी हार्ट बीट बढ़ती है, पायरो रिएक्शंस होते हैं, उस सब टाइम पर एड्रेनलिन रिलीज होता है। इसलिए इस हार्मोन को कहा जाता है फाइट और फ्लाइट हार्मोन। क्लियर? रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन कहाँ से रिलीज होते हैं? ये सिक्रीट होते हैं हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस से, जो क्या कराता है? स्टिमुलेट कराता है पिट्यूटरी ग्लैंड को हार्मोन्स रिलीज करने के लिए। ये इंपॉर्टेंट टेबल है, सबको पढ़नी है। ठीक है, इसको फिल कर लेना अपनी एनसीईआरटी में। सही है, चलिए फिल कर लीजिए इसको। ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें इनको हटा देते हैं। आई होप सबने फिल कर ली होगी। बुक वगैरह लेके तो बैठते हो ना आप लोग, या बस ऐसे ही आ जाते हो पढ़ने के लिए? चलिए फिल कर लिए, आगे चलते हैं। Where are auxin synthesized in a plant? Which organ of the plant shows positive phototrophism, negative geotrophism and positive hydrotrophism? अब देखिए, ट्रॉफिज्म पहले पढ़ चुके हैं ना,
याद करिए, अभी कुछ देर पहले ही पढ़ा है ट्रॉफिज्म क्या होता है। याद आया किसी को कुछ? क्या था ट्रॉफिज्म? भूल गए है ना? आई नो भूल चुके हो सब। क्या था ट्रॉफिज्म? डायरेक्शनल मूवमेंट टू स्टिमुलाई। स्टिमुलाई की डायरेक्शन में जो मूवमेंट हो रहा था उसी को हमने ट्रॉफिज्म कहा था। याद आया कुछ? चलिए, वेयर आर द ऑक्सिन सिंथेसाइज्ड इन द प्लांट? कहाँ पर ये सिंथेसाइज होता है? विच ऑर्गन ऑफ द प्लांट शोज ऑक्सिन? देखिए ऑक्सिन जो है ये क्या है? एक हार्मोन है। मॉलिक्यूल्स कॉज ग्रोथ एंड सेल इलोंगेशन इन प्लांट्स। ये कहाँ पर? ये होता है शूट टिप पर, रूट टिप पर, ठीक है। तो ये कहाँ पर रिलीज हो, सिंथेसाइज होता है? शूट की टिप में, रूट की टिप में। अब जो एक ये देखिए ये क्या है? जो ऑक्सिन है ये प्लांट की ग्रोथ कराता है ना? ये ऑक्सिन के मॉलिक्यूल्स हैं। ऑक्सिन के मॉलिक्यूल्स जो सनलाइट है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। जो ऑक्सिन है वो सनलाइट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। क्लियर? अब जब ऑक्सिन सनलाइट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, यहाँ पर ग्रोथ ज्यादा होगी, है ना? जब ग्रोथ ज्यादा होगी वेट बढ़ने की वजह से जो प्लांट है वो सनलाइट की तरफ झुक जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव फोटोट्रॉफिज्म। मतलब ऐसा ट्रॉफिज्म जो सनलाइट की तरफ हो रहा है उस ट्रॉफिज्म को क्या कहा जाता है? पॉजिटिव फोटोट्रॉफिज्म। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में होता तो इसको निगेटिव फोटोट्रॉफिज्म कहते थे। तो जिस ट्रॉफिज्म के डायरेक्शन में जो मूवमेंट होता है उसको पॉजिटिव कहते हैं, उसके अपोजिट जो होता है उसको निगेटिव कहते हैं। तो पॉजिटिव फोटोट्रॉफिज्म का एग्जाम्पल कहाँ है? ये रहा। क्या ये पॉजिटिव फोटोट्रॉफिज्म है? लग रहा है आपको? जो स्टेम्स होती हैं वो सनलाइट की तरफ ग्रो करती हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर सनलाइट होती, ये अगर यहाँ सनलाइट है, मानो ये सनलाइट है, तो क्या ये जो प्लांट का मूवमेंट हो रहा है वो सनलाइट की तरफ हो रहा है? नहीं हो रहा है? हो रहा है ना? तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? पॉजिटिव फोटोट्रॉफिज्म बोलेंगे, ठीक है। तो सनलाइट की तरफ होने वाला मूवमेंट क्या कहलाता है? पॉजिटिव फोटोट्रॉफिज्म। निगेटिव जियोट्रॉफिज्म का एग्जाम्पल बताओ। निगेटिव जियोट्रॉफिज्म का एग्जाम्पल खुद से सोचो क्या होगा। एक प्लांट है, प्लांट में रूट प्रेजेंट है और स्टेम प्रेजेंट है। जो रूट है वो ग्रेविटी की तरफ जमीन में अंदर ग्रो कर रही है, और जो स्टेम है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट ग्रो कर रहा है, ऊपर की साइड। तो ऐसी चीज जो ग्रेविटी के अगेंस्ट ग्रो करती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? निगेटिव जियोट्रॉफिज्म। तो स्टेम्स जो होती हैं, प्लांट की स्टेम्स, वो क्या करती हैं? अगेंस्ट ग्रो करती हैं, तो ये है निगेटिव जियोट्रॉफिज्म। पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉफिज्म। पानी कहाँ प्रेजेंट है? पानी प्रेजेंट है सॉइल के अंदर, और सॉइल की साइड पर कौन ग्रो करता है? रूट्स ग्रो करती हैं। ये स्टेम ग्रो करती हैं, रूट्स ग्रो करती हैं, है ना? तो जो रूट्स हैं वो क्या शो करेंगी? पॉजिटिव जियोट्रॉफिज्म। रूट्स हैं वो पॉजिटिव जियोट्रॉफिज्म को शो करेंगी। क्लियर? पॉजिटिव फोटोट्रॉफिज्म स्टेम शो करती है, सनलाइट की तरफ स्टेम ग्रो होती है। और निगेटिव जियोट्रॉफिज्म भी स्टेम। क्यों? स्टेम ग्रेविटी से अपोजिट ग्रो कर रही है। पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉफिज्म रूट्स, क्योंकि जो रूट्स हैं वो पानी की तरफ ग्रो कर रही हैं, ठीक है। चलिए, एक इंपॉर्टेंट चीज है कीमोट्रॉफिज्म। ये एक ट्रॉफिज्म है, एनसीईआरटी में सिर्फ इसकी एक लाइन दी है। इंपॉर्टेंट अगर पूछेगा सिर्फ यही पूछेगा कीमोट्रॉफिज्म के ऊपर, इसलिए ये मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है, ठीक है। तो कीमोट्रॉफिज्म की जो ग्रोथ होती है वो पॉलन ट्यूब्स में देखने को मिलती है टूवर्ड्स ओव्यूल्स। क्या है ये? अभी हम चैप्टर पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन, वहां देखेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर याद रख लो क्या, जो पॉलन ट्यूब्स होती हैं वो ग्रो करती हैं ओव्यूल्स की तरफ, जिसको हम कहते हैं कीमोट्रॉफिज्म। केमिकल्स से होने वाला ट्रॉफिज्म कीमोट्रॉफिज्म कहलाता है। कितने टाइप के ट्रॉफिज्म हम पढ़ चुके? थिग्मोट्रॉफिज्म पढ़ के आए थे, याद है? याद आ रहा है कुछ? थिग्मोट्रॉफिज्म टच वाला जो पढ़ा था टच मी नॉट प्लांट में, सॉरी हाँ, टच मी नॉट प्लांट वाला जो क्वेश्चन था जिसमें हमसे टेंड्रिल्स, पी प्लांट टेंड्रिल्स वगैरह के बारे में पूछा था, वहां हमने थिग्मोट्रॉफिज्म पढ़ा था। फिर हमने क्या पढ़ा? फोटोट्रॉफिज्म पढ़ा, हाइड्रोट्रॉफिज्म पढ़ा, जियोट्रॉफिज्म। हाइड्रो क्या होता है? वाटर से रिलेटेड। फोटो होता है लाइट से रिलेटेड। जियो होता है ग्रेविटी से रिलेटेड। कीमोट्रॉफिज्म हमने पढ़ा केमिकल से रिलेटेड। एक पढ़ा था थिग्मो टच से रिलेटेड। तो 5 ट्रॉफिज्म हमने पढ़े हैं, ठीक है। 5 ट्रॉफिज्म से ही क्वेश्चन आएगा, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ये 5 ट्रॉफिज्म सबको क्लियर हो चुके हैं, है ना? आई नो सबको क्लियर हो चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं। द प्लांट हॉर्मोन्स प्रमोटिंग रैपिड सेल डिवीजन इन सीड्स एंड बिल्डिंग ऑफ लीव्स रेस्पेक्टिवली आर। कुछ प्लांट हार्मोन है, अभी हम देख कर आए हैं। पीछे एक क्वेश्चन था प्लांट हार्मोन और एनिमल हार्मोन में डिफरेंस बताना था, वहाँ हमने कुछ नाम देखे थे, जैसे ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड। ये 4 इंपॉर्टेंट हार्मोन है। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन,
एब्सिसिक एसिड। ऑक्सिन, ऑक्सिन का काम क्या है, ये प्रोमोट सेल एनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन। बस काफी है, इतना याद रखना है। ये क्या कराता है, सेल को एनलार्ज कराता है एंड सेल डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है सेल की ग्रोथ कराना ऑक्सिन का, ठीक है, एनलार्ज कराना। दूसरा जिब्रेलिन, ये भी क्या कराता है, प्रमोट सेल एनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों साथ में रहते हैं, भाई हैं ये दोनों, ऑक्सिन और जिब्रेलिन। जब ऑक्सिन होगा तभी जिब्रेलिन सेल की एनलार्जमेंट कराएगा। तो कौन कौन भाई भाई है, कौन कौन, ऑक्सिन और जिब्रेलिन, ये दोनों भाई हैं, ठीक है। आगे देखिए साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन, सी से साइटोकाइनिन, तो ये क्या कराएगा, ये कराएगा सेल डिवीजन। क्या कराएगा ये, साइटोकाइनिन, सी से साइटोकाइनिन, सी से सेल डिवीजन, सी से साइटोकाइनिन, सी से सेल डिवीजन। ये तो याद हो चुके हैं ना, ऑक्सिन और जिब्रेलिन दोनों भाई हैं, क्या कराते हैं दोनों, सेल एनलार्जमेंट कराते हैं, सेल की ग्रोथ कराते हैं। बस इतना याद रखना है, कुछ ज़्यादा याद नहीं रखना किसी को भी, ठीक है ना। याद हो गया है सबको, ऑक्सिन जिब्रेलिन दोनों साथ में रहते हैं, ये सेल की एनलार्जमेंट कराते हैं, साइटोकाइनिन सेल डिवीजन कराता है, बस सेल डिवीजन कराता है, बस इतना याद रखना है। अब ये सबसे अलग है, ये एब्सिसिक एसिड है ना, क्यों है ये अलग, क्यों है ये अलग, एब्सिसिक एसिड सबसे पहले तो ये इन तीनों से अलग है क्योंकि ये एक इनहिबिटर है। इनहिबिटर का क्या मतलब है, ये तीनों सपोर्ट कर रहे थे प्लांट की ग्रोथ में, एक सेल डिवीजन में और एक ग्रोथ में, बट ये क्या कहता है, मैं तुम तीनों के साथ काम नहीं करूंगा, तुमसे अलग काम करूंगा। क्यों, कोई एक अपोज करने वाला भी तो चाहिए। अगर सब चीज़ें पॉजिटिव में होती रहेंगी तो सारी चीज़ें कैसी होती रहेंगी, अच्छी अच्छी होती रहेंगी, बट ऐसा थोड़ी होता है, रियल लाइफ में भी हम लोग देखते हैं हर चीज़ अच्छी थोड़ी होती है, बुराई भी होती है, गलत काम भी होती है, तभी तो हमें पता चलता है कि अच्छी चीज़ हो रही है। वैसे ही यहाँ पर ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, इनके अपोजिट काम करेगा, ठीक है। एब्सिसिक एसिड क्या, ये क्या कराता है, इनहिबिट कराता है सेल ग्रोथ को, इनहिबिट मतलब रोकता है सेल ग्रोथ को, इनहिबिट सेल ग्रोथ, क्या करता है ये, इनहिबिट करता है सेल ग्रोथ को। दूसरा विल्टिंग ऑफ लीव्स कराता है ये, ठीक है। प्रोमोट द डोरमेंसी ऑफ सीड्स एंड बर्ड, ये जरूरी नहीं है, ये याद रखना है, इनहिबिट सेल ग्रोथ। दूसरा ये वाला पॉइंट याद रखना है, प्रोमोट द विल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ लीफ, मतलब कमजोर कर देगा पत्तियों को ताकि पत्तियां झड़नी शुरू हो जाए। क्यों है ये प्रेजेंट प्लांट में, सोचो क्या रीजन हो सकता है, क्यों, जब सारे हार्मोन प्लांट को सपोर्ट कर रहे हैं, ये अकेला उसको अपोज क्यों कर रहा है, इसकी क्या दुश्मनी है उससे, है ना। ये कहता है कि जो एब्सिसिक एसिड है, इसका ये कहना है कि अगर मैं प्रेजेंट नहीं होऊंगा तो प्लांट की जो ग्रोथ है वो अनलिमिटेड होती चली जाएगी, पता नहीं कहाँ जाके ग्रोथ रुकेगी, रुकेगी क्या अगर कोई इसको रोकने वाला नहीं होगा। तो जो एब्सिसिक एसिड है उस ग्रोथ को रोकने में काम हेल्प करता है, ठीक है। एक लिमिट के बाद जो एब्सिसिक एसिड है वो सेल ग्रोथ को इनहिबिट करना शुरू कर देता है और विल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ लीव्स कराना शुरू कर देता है, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। तो आंसर क्या है इसका, द प्लांट हार्मोन प्रमोटिंग रैपिड सेल डिवीजन इन सीड्स एंड विल्टिंग ऑफ लीव्स, कौन करा रहा है, एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड। और रैपिड सेल डिवीजन, ऑक्सिन के सेल डिवीजन करा रहा है, नहीं, एनलार्जमेंट करा रहा है। तो बहुत इजी हो गया है ना, कोई गलत नहीं करेगा अब ये, साइटोकाइनिन और एब्सिसिक एसिड। चलिए आगे, स्टडी द गिवन डायग्राम एंड राइट द टाइप ऑफ मूवमेंट एग्जिबिटेड बाय रूट एंड शूट मेंशनिंग द स्टिमुलस इन ईच केस। ये एक डायग्राम गिवन है, राइट द टाइप ऑफ मूवमेंट एग्जिबिटेड बाय रूट, रूट कैसा मूवमेंट कर रही है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। क्या मतलब है इसका, ग्रेविटी के क्या कर रही हैं ये, ग्रेविटी की साइड, जहां पर ग्रेविटी प्रेजेंट है उसकी साइड में ये ग्रो हो रही हैं, मतलब पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट है, ठीक है। तो इसकी स्टिमुलाई क्या होगी, इसकी स्टिमुलाई होगी कौन, सबसे पहले टाइप ऑफ मूवमेंट एग्जिबिटेड बाय रूट, जो रूट है, जो रूट है ये कैसा मूवमेंट शो कर रही है, पॉजिटिव जियोट्रॉफिक, इतना क्लियर है ना। रूट कैसे शो कर रही है, पॉजिटिव जियोट्रॉफिक, और इसकी स्टिमुलाई क्या है, ग्रेविटी, स्टिमुलस कौन है इसका, ग्रेविटी। नेक्स्ट शूट, निगेटिव जियोट्रॉफिक। यहाँ पर हम कुछ और भी यूज कर सकते हैं, जैसे और क्या कर रही है, निगेटिव जियोट्रॉफिज्म शो कर रही है, पॉजिटिव फोटोट्रॉफिज्म भी तो शो कर रही है, क्या शो कर रही है, पॉजिटिव फोटोट्रॉफिज्म, है ना, पॉजिटिव फोटोट्रॉफिज्म
भी शो कर रही हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं शूट क्या शो कर रही हैं, पॉजिटिव फोटोट्रॉफिज्म, फोटोट्रॉफिज्म। स्टिमुलस क्या है यहाँ पर, स्टिमुलस है यहाँ पर लाइट। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको पूरा चैप्टर क्लियर करेंगे और आप लोग इसके थ्रू बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो अच्छे से तैयारी करिए और मेहनत से पढ़ते रहिए। थैंक यू।